हाँ, तो आत्रेय जी को आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हिमाचल के साथियों को यहाँ पर आमंत्रित किया और इस कठिन परिस्थिति में भी एक बेहतर एक मीटिंग हम लोग कर पा रहे हैं, हिमाचल के साथियों के साथ बातचीत कर पा रहे हैं। तो एक तो ये है कि ये जो दौर है, इस दौर में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत चीजों की जानकारी हमको हो पा रही है और बहुत सारे मुद्दे हम जान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें बदल रही है। अब जो पहले हम लोग ये बोलते थे कि पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना है और अगर पब्लिक एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा इस देश में मजबूत और तो फिर मुश्किल ये होगा कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड लोग, उन लोगों की शिक्षा का क्या होगा, उनकी शिक्षा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो इसलिए पब्लिक एजुकेशन सिस्टम के लिए हम लोग काफी लंबे समय से जूझ रहे हैं। हालांकि कोठारी साहब ने 66 में जो रिपोर्ट दी थी, वो रिपोर्ट तो ठीक से लागू नहीं हुई। जो कॉमन स्कूल सिस्टम की बात, 6% जीडीपी पर खर्च करने की बात और डाइवर्स करिकुलम, देश की डाइवर्सिटी को शिक्षा के जरिए एड्रेस करने की बात, ये जो बातें थी ये पहले से भी इसको तमाम पॉलिसी में जिक्र होने के बावजूद भी अब जमीन पर उतारा नहीं जा सका। लेकिन जब कानून बन गया और कानून के लागू करने के प्रयासों में देश भर की सिविल सोसाइटी राज्य सरकारों के साथ, केंद्र सरकारों के साथ मिल करके भी, आवाज उठा करके भी, संघर्ष करके भी उसको लागू कराने में लगी रही, इसी उम्मीद के साथ कि ये कानून, हालांकि ये कानून सीमित है, सिर्फ 6 से 14 साल के लिए, लेकिन फिर भी इस कानून में पहली बार हिंदुस्तान में स्कूल के लिए कुछ नाम से स्टैंडर्ड बताए गए हैं और इसलिए एक स्कूल के अंदर क्या होना चाहिए और कैसे बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, उसके बारे में जो इस नाम से स्टैंडर्ड है, पहली बार लीगली डिफाइन किए गए कानून के जरिए। और कानून में बहुत सारी ऐसी बातें रही है जिसको कि अगर लागू किया गया होता समयबद्ध कार्यक्रम के साथ, ये एक ऐसा कानून था जो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ था और एक ऐसा कानून था जिसमें समय सीमा निर्धारित की गई थी। और अगर सरकार ने ठीक से रिसोर्सेज दिए होते और समय सीमा में इस कानून को लागू किया होता तो आज हमारे सरकारी स्कूलों में एक बेहतर, तब ऐसा नहीं होता कि 9 लाख अध्यापकों की जगह खाली है और 50% के करीब जो है वहां पर हैंड वॉशिंग, टॉयलेट और पीने का पानी उपलब्ध है, या वहां पे बहुत सारे स्कूल देश भर में बंद कर दिए गए, इसलिए बंद कर दिए गए कि बच्चे वहां नहीं है, बताते हैं वो। हालांकि ये बात सही नहीं है, बाद में पता चला कि नीति आयोग और बोस्टन कंपनी और पीरामल फाउंडेशन, इन तीनों ने मिल करके एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है और देश भर में एफोर्डेबिलिटी पर सर्वे कर रहे हैं और जो स्कूल नहीं है एफोर्डेबल उनको बंद कर दिया जाएगा और ऐसे 1.5 लाख स्कूल देश में बंद कर दिए, पहले ही बंद कर दिए। और धीरे धीरे जो, और उनको उन्होंने कहा कि हम मर्जर कर रहे हैं और वो जो मर्ज स्कूल है उनको धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को हैंडओवर करने की भी योजना हुई, क्वालिटी के नाम पर, क्वालिटी डेवलपमेंट के नाम पर, गुणवत्ता बढ़ाने, इसलिए बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स को ये स्कूल, मर्ज स्कूल दिए जाने लगे। तो ये सब घटनाएं हो रही थी और आपको मालूम है कि आरटीई का अनुपालन भी, उसके प्रोविजन को भी केवल 13% स्कूलों में लागू किया जा सका। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि शिक्षा पर जो पैसे की जरूरत थी वो पैसे हमने लगाए नहीं। लेकिन आज देखिए आप, इस पूरे कोरोना के क्राइसिस में, कोरोना का जो संकट है, इस संकट में अगर आप देखिएगा तो झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, इन तमाम पिछड़े हुए इलाकों में और आदिवासी इलाकों में यहाँ पर ये स्कूल बिल्डिंग्स ही हैं जो कि इस समय काम आ रही है। अब इसमें हम लोग, हमारे मतभेद हो सकते हैं कि स्कूलों को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन स्कूल एक मात्र पब्लिक प्लेस है जहां पर कितने करोड़ों माइग्रेंट जो वापस आए हैं। और मैं समझता हूँ कि भारत के इतिहास का सबसे दुखद पहलू हमने अपनी आंखों से देखा कि जब हमारे मेहनतकश लोग गांव से जो शहर की तरफ आए थे काम करने के लिए और वो निर्माण के कामों में लगे हुए थे, वो सब इस संकट की घड़ी में जब ये लॉकडाउन हो गया, और ऐसा लॉकडाउन हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी,
अगर 2-4-5 दिन का समय दे दिया गया होता तो सारे के सारे लोग वापस लौट जा सकते थे, क्योंकि उस समय साधन उनको मिल जाता, उनके पास पैसे भी थे। लेकिन 2 महीने तक अचानक घोषणा हुई 4 घंटे में, और 2 महीने तक बंद रखा गया पूरे देश को। और वो सब लोग किस तरह से, मतलब एक तरफ आप फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं और दूसरी तरफ आपने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि एक-एक कमरे में 20-20 आदमी बिल्कुल बंद हो गए। चारों तरफ बाहर पुलिस लगी, कोई निकल नहीं सकते, कोई सामान नहीं खरीद सकते, उनको फिजिकल डिस्टेंसिंग के खिलाफ उनको एक कमरे में बंद होना पड़ा। इस तरह की स्थितियां गुजरी है देश में, और वो धीरे धीरे वापस लौटे हैं पैदल चल के 700-700, 800 किलोमीटर। आप जानते हैं उनके साथ बच्चे भी लौटे हैं, बहुत सारे लोग एक्सीडेंट में मर गए, कुछ लोग जो है वो रेल की पटरियों पर कुचल दिए गए। और अब वो जो बच्चे लौटे हैं, उन बच्चों की शिक्षा का क्या होगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। और बेसिकली शिक्षा की हालत बहुत खराब है। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट अगर देश में 13% लागू हुआ है, 12.7%, तो बिहार में ये 1.2% लागू हुआ है। झारखंड जो है निचले पायदान से तीसरे नंबर पर है। तो आप समझ सकते हैं कि उन इलाकों में जहां स्कूली शिक्षा की, सार्वजनिक शिक्षा की हालत बहुत खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पीने का पानी नहीं है, टीचर्स नहीं है, उन इलाकों में ये प्रवासी मजदूरों के परिवार वापस लौटे हैं, और वो मजदूरों के जो बच्चे हैं और उनमें लड़कियां भी हैं, उनकी शिक्षा का क्या होगा और कैसे। हम लोगों ने मांग की है कि सरकार जो है एक लिस्ट बनाए और ये बताए कि कितने बच्चे वापस लौटे हैं किन किन राज्यों में, और उनके पोषण का, उनके आहार का और उनकी सुरक्षा का और उनके आगे शिक्षा को जारी रखने का क्या उपाय सरकार कर रही है, और राज्य सरकारों के साथ भी बातचीत करके इस मसले को हल करें। क्योंकि अगर उनके एडमिशन वहां देने होंगे तो फिर उन स्कूलों में कमरे बनाने होंगे, अतिरिक्त कमरे बनाने होंगे, और टीचर्स अपॉइंटमेंट करना होगा, रिसोर्सेज चाहिए, और वो रिसोर्सेज के लिए राज्य सरकारें तो अभी से हाथ पैर फैला रही हैं, पास पैसे नहीं है। तो केंद्र सरकार को ये बात देनी चाहिए। और ये मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का जो ऐलान किया, उसमें उन्होंने 8,100 करोड़ तो वायबिलिटी गैप के लिए रखा, प्राइवेट सेक्टर के लिए हेल्थ और एजुकेशन में। लेकिन उन्होंने ये जो माइग्रेंट बच्चे लौट रहे हैं, करोड़ों की संख्या है उनकी, इनके लिए आगे किस तरह के इंतजाम किए जाएंगे इनकी शिक्षा को जारी रखने के लिए, और कैसे टीचर्स जो वैकेंसी है 9 लाख, वो अपॉइंटमेंट इस घड़ी में कैसे किया जाए। इस सार्वजनिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए पैसे का ऐलान नहीं हुआ। तो और जबकि हम देख रहे हैं कि इस पूरे संकट की घड़ी में जो अगले मोर्चे पर डटे हुए लोग हैं, वो या तो प्राइवेट या तो सरकारी अस्पतालों के लोग हैं, कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, और या तो हमारे स्कूल के लोग हैं, और बहुत सारे टीचर्स जगह जगह पर राशन बांटने और राहत के कामों में लगे हुए हैं, और बहुत ही जिंदगी का खतरा मोल लेकर के ये लोग। और बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे सुनकर के कि प्राइवेट हॉस्पिटल इस स्थिति में भी पैसा बनाने में लगे हुए हैं, जिनके ऊपर इतने पैसे खर्च किए गए, सरकारी अस्पताल और सरकारी शिक्षा और सरकारी स्वास्थ्य को। और आपको जान के हैरानी होगी कि सार्वजनिक शिक्षा में हम 3.4% खर्च करते हैं, और हेल्थ में तो 1.07% हम खर्च करते हैं जीडीपी का, 1.07%। दुनिया के तमाम हमारे अगल बगल के देशों से भी सबसे कम पैसा हम सार्वजनिक स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करते हैं। फिर भी ये लोग जो मजबूती के साथ लगे रहे, और ये कमजोर इसलिए किए गए सरकारी साधन ताकि प्राइवेट संस्थानों को फलने फूलने का मौका मिल सके। और बहुत जगह तो ये पीपीपी के जरिए भी सरकार प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाने की लगातार, स्वास्थ्य और शिक्षा जो 2 बेसिक इसेंशियल सर्विसेज हैं किसी भी राष्ट्र के खड़े होने के या मजबूत होने के लिए, उनमें सबसे ज्यादा प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करने का। और पीपीपी एक बहुत बड़ा जरिया है, एक तो खुले रूप में प्राइवेट सेक्टर को मुनाफा कमाने और अपने संस्थानों को खड़े करने की इजाजत है, और दूसरी तरफ सरकार की मदद से भी उनको खड़ा करने की इजाजत है। तो दो तरफ से प्राइवेटाइजेशन को मजबूत किया जा रहा है। एक तो वो जो मुनाफाखोर है, जिन्होंने हमारे प्राकृतिक संसाधनों को लूट करके हमारा पानी, हमारा बिजली, हमारी जमीन, हमारे माइंस, हमारे सारे संसाधनों को लूट करके मुनाफा कमाए, और उन्होंने इस यहाँ व्यापार फैला दिया। शिक्षा और स्वास्थ्य तो पब्लिक गुड है, ये ह्यूमन राइट है,
ये इसका सौदेबाजी इसकी कैसे हो सकती है? ये तो किसी भी राष्ट्र की अपनी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को शिक्षित करे और अपने देश की जनता को स्वस्थ रखे और वहां पैसा लगाए, जो भी पैसा आ रहा है और सबसे ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स से आता है, गरीब जनता के मेहनत की कमाई से पैसा हमारे खजानों में आता है, तो वो सबसे ज्यादा उसमें इन्वेस्ट करे। किसी भी सरकार की, अगर वो सरकार ये दावा करती है, वो राष्ट्र ये दावा करता है कि वो दुनिया में एक मजबूत राष्ट्र के रूप में हस्ताक्षर करेगा, खड़ा होगा, तो उसे सबसे ज्यादा अपने लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य में पैसे खर्च करने चाहिए, जिसको हमने हमेशा निगलेक्ट किया और हम हमेशा कम करते रहे। बल्कि उसके बल पर, उसकी कीमत पर, उसको कमजोर करके हमने प्राइवेट सिस्टम को, उन्हीं मुनाफाखोरों को जिन्होंने प्राकृतिक संसाधनों को लूटा और मुनाफे बनाए, उन्हीं को हमने इजाजत दे दी कि वो लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करें और उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य को भी अपने मुनाफे की ताकत से कंट्रोल करें। और ये काम हमने किया है हिंदुस्तान में, और वो आज सब दिखाई दे रहा है। वो दिखाई दे रहा है कि, और लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि इतना जज्बा है कि लोग, हमारे जो सार्वजनिक संस्थानों के लोग हैं, वही लोग आज इस संकट की घड़ी में भी राष्ट्र के साथ खड़े हैं, इंसानियत को बचाने के लिए खड़े हैं। तो अब हमें ये सोचना होगा कि आने वाले दिनों में, अभी तो बहुत सारे चुनौतियां हमारे सामने उभर के आई हैं। अभी हमारे बच्चे जो है, उनकी शिक्षा का क्या होगा? बहुत बड़ा हिस्सा है इस देश में सरकारी ढांचा इसलिए हम मजबूत करना चाहते थे क्योंकि हमारे वो लोग जो, आप जानते हैं कि भारत जैसे दुनिया में, भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत ही अनइक्वल एजुकेशन सिस्टम है। इतनी इनइक्विटी एजुकेशन में दुनिया के और देशों में मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा होगी जितनी भारत के अंदर है। प्राइवेट स्कूल भी है, इलीट स्कूल है, फिर बजट स्कूल जिनको बोलते हैं कि उसमें भी बड़ी बड़ी कंपनियां घुसी हुई हैं कि वो जो है लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल है, और स्पेशल कैटेगरी स्कूल जिसको सरकारी पैसे से चलाया जाता है, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, और फिर हमारे गांव के और हमारे गरीब बस्तियों के स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, जिनमें की टॉयलेट नहीं है, जिनमें की पानी नहीं है, जिनमें की क्लासरूम की फर्श टूटी हुई है, छतें नहीं है, हमारा टीचर नहीं है, जिसमें झारखंड के इलाकों में चले जाइए तो गर्मी, तपती हुई गर्मी में पंखा नहीं है, बच्चे और टीचर सब उसी पसीने में बैठे हुए हैं क्लासरूम के अंदर। कितनी दर्दनाक हालत है। और ये अनइक्वल सिस्टम हमने बनाया है क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी प्राइवेट स्कूल हैं जो इलीट स्कूल है, इलीट लोगों के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं। तो एक हमने खाई खड़ी की है, कोठारी साहब ने छाछक में सोचा था कि एक ऐसा स्कूल जिसमें उस एरिया के सारे बच्चे आएंगे, वो चाहे किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस के हो, किसी भी जाति और धर्म के हो, क्योंकि स्कूल सोशलाइजेशन की जगह है। और ऐसे हम हिंदुस्तान में स्कूलों के जरिए एक मिक्स सोसाइटी, एक सद्भाव भरा समाज का निर्माण करेंगे। ये सोच थी कोठारी पहला एजुकेशन कमीशन की, लेकिन हमने उसके विपरीत काम करके और वो ऐसे ढांचे खड़े कर दिए कि स्कूल एकजुटता कायम करने के, स्कूल इकट्ठा करने के लोगों के बजाय सेग्रीगेशन के साधन बनते चले जा रहे हैं। तो इसलिए एक बड़ी लड़ाई है हमारी, और इस लड़ाई को हम लोग कैसे आगे लड़ेंगे? अभी तो देखिए राइट टू एजुकेशन की बात इतनी मुश्किल में हुई और बहुत संघर्ष करके ये कहा गया कि नहीं साहब, 6 से 14 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन मिला है, ये और बढ़ना चाहिए, इसमें प्री प्राइमरी और हायर सेकेंडरी के भी बच्चे आने चाहिए। और बड़े संघर्षों के बाद बहुत ही सकुचाते हुए नई एजुकेशन पॉलिसी में ये रिकमेंडेशन की गई है कि 18 साल तक के बच्चों के संवैधानिक शिक्षा के अधिकार राइट टू एजुकेशन एक्ट में शामिल किए जाएंगे, और वो भी ऐसे कि वो रिकमेंडेटरी है। अब कैसे एक बना हुआ कानून, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ कानून 10 सालों में हम नहीं लागू कर पाए, केवल 13% है। अब ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी की रिकमेंडेशन है, ये कैसे लागू होगी, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं, इस पॉलिसी में बहुत ऐसे रिग्रेसिव प्रोविजंस भी तैयार कर दिए गए हैं जो कि हमारे अधिकारों को कमजोर करते हैं। जैसे एक तरफ आपने कह दिया कि टीचर रेगुलराइज होना चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ आपने बहुत सारे वॉलंटियर्स को और बहुत सारे एजुकेटेड लोगों को इजाजत दे दी कि वो उनको टीचर के रूप में उनसे काम लिया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे, या नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड जो बनाए गए हैं, उन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड को भी कमजोर करने की सिफारिश है। तो एक तरफ जहां वो एक्सटेंशन की बात करती है, वहां कई तरह के ऐसे प्रोविजन है जिसपे हमको बहुत सचेत होकर के बात करनी पड़ेगी और उसको करना पड़ेगा।
तो इसलिए, और अब जो ये दौर चल गया है जिसमें आप देख रहे हैं कि चारों तरफ ऑनलाइन की बहस हो रही है, ऑनलाइन की बहस हो रही है। अब इस ऑनलाइन के बिजनेस में ये भी एक प्राइवेटाइजेशन का एक बहुत बड़ा औजार साबित हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। और दूसरा ये कि राइट टू एजुकेशन, जो हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार देता है, उसको कमजोर करने का भी एक बहुत बड़ा प्रयास ये ऑनलाइन एजुकेशन होगा, क्योंकि हमारे देश में 30% से ज्यादा लोगों के पास ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है। और अगर ये लोग, जो लोग ये कहते हैं कि साहब, बहुत सारे हमारे साथी कहते हैं कि अब तो ये ऑनलाइन का ही जमाना है, अब तो इस तरह के वायरस के साथ ही रहना है, और इसलिए ऑनलाइन पे ही आप लोग सोचिए कि क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। हमारे देश में कंप्यूटर और लैपटॉप देश की रूरल पॉपुलेशन में सिर्फ 4% लोगों के पास है, और अगर उसमें मोबाइल जोड़ लीजिए तो जिनके पास खाने को नहीं है वो मोबाइल का रिचार्ज कहाँ से कराएंगे। और अगर मोबाइल है भी तो मोबाइल से शिक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन आपको शिक्षा के उद्देश्य से काट देगी। शिक्षा का उद्देश्य है एक सब समाज का निर्माण करना, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बना, सामूहिकता क्रिएट करना, और अध्ययन भी जो है वो बच्चे सीखते भी हैं आपस की लर्निंग से, एक दूसरे के इंटरेक्शन से भी सीखते हैं। आप बिल्कुल अलग थलग कर देना चाहते हैं, शिक्षा के उद्देश्य को ही अलग थलग कर देना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि मार्केट ड्रिवन एजुकेशन थ्रू ऑनलाइन जो है इस देश के अंदर ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए। तो ये एक बार फिर डिप्राइवेशन, एक राइट टू एजुकेशन को कमजोर करने का एक और साधन बन जाएगा अगर ये ऑनलाइन शिक्षा को मजबूत किया गया। और ऑनलाइन शिक्षा में बहुत सारे बिजनेस हाउसेज आ गए हैं, मिनिस्ट्री के साथ मिलके, एनसीईआरटी के साथ मिलके वो लोग कैरिकुलम बना रहे हैं और क्या क्या सब चीजें कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक। हम टेक्नोलॉजी के विरोधी नहीं है, टेक्नोलॉजी लाया जाना चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स का, स्कूल का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। वो अगर करने की कोशिश होगी तो ये बहुत खतरनाक पहलू है। आप टेक्नोलॉजी यूज कीजिए टीचर्स की मदद के लिए, आप टेक्नोलॉजी यूज कीजिए बच्चों की शिक्षा की मदद के लिए, लेकिन जो फेस टू फेस टीचिंग है, जो पीयर लर्निंग है, जो एक स्कूल की भूमिका है, उसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। और उसके लिए जो संसाधन है वो संसाधन मजबूत किए। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, तो सलूशन क्या है? सरकारी स्कूल को मजबूत करना, अच्छे अध्यापक लाना, सरकारी स्कूल की मॉनिटरिंग ठीक करना, वहां जो बेसिक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करना। उसका सलूशन ये नहीं है कि आप सरकारी स्कूल से प्राइवेट की तरफ शिफ्ट कर जाए और शिक्षा को बाजार के हाथ में सौंप दे और उसको मुनाफाखोरों के हाथ की कठपुतली बना दे। ये उसका सलूशन नहीं है। और ये करने से आप केवल उनको शिक्षा देना चाहते हैं जिनके पास शिक्षा खरीदने की ताकत है। फिर उन लोगों को जिनके पास खाने के लिए भी नहीं है, जिनकी मजदूरी भी छिन जा रही है, नौकरियां चली जा रही है, 12 करोड़ लोगों की नौकरियां इस देश में चली गई, उनके बच्चे कैसे ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ सकते हैं? तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये सब सारे प्रश्न हैं जिन पे हमें चर्चा करने की जरूरत है। और दूसरी तरफ एक बहुत ही खतरनाक एग्रीमेंट सरकार करने जा रही है और उस पर काम चल रहा है। मतलब आप देखिए कि देश कोरोना से जूझ रहा है, देश जो है स्वास्थ्य सुविधाओं से जूझ रहा है, हमारे हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, हमारे पास टेस्टिंग किट नहीं है, हमारे लोगों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, और हम वो सारे रिग्रेसिव एग्रीमेंट करते जा रहे हैं जो लोगों के अधिकारों को कमजोर कर रही है। हम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर रहे हैं, हम दूसरे बहुत सारे हमले कर रहे हैं। अब हमने वर्ल्ड बैंक के साथ भी एक समझौता कर दिया जो कोरोना के पहले से शुरू हुआ लेकिन अभी भी जारी है, और उसके कई तरह के वो आ रहे हैं, मतलब वर्जन आ रहे हैं उस एग्रीमेंट के, और वो पूरा इस समय जारी है। और जिसमें कि हिमाचल प्रदेश भी है, 6 राज्य हैं जिनको कि इस वर्ल्ड बैंक के साथ समझौते में शामिल किया जाएगा। इसकी डिटेल बात मैं छोड़ता हूं क्योंकि अंजला तनेजा हमारे बीच में है जो इस प्रोजेक्ट पर बहुत अच्छे से काम कर रही हैं कि कैसे ये वर्ल्ड बैंक का, ये सरकार का और वर्ल्ड बैंक का मिला जुला प्रोजेक्ट हमारे शिक्षा के जो अधिकारों को, क्योंकि शिक्षा पाना हर बच्चे का हक है और हर सरकार की जिम्मेदारी है, इससे आप हटा नहीं सकते। ये क्योंकि ये पब्लिक, और ये फ्री होना चाहिए क्योंकि ये पब्लिक गुड है। हमने जनरेशंस लड़ी हैं, पीढ़ियां लड़ी हैं इस अधिकार को हासिल करने के लिए कि शिक्षा एक मानव अधिकार है। ये पीढ़ियां लड़ी है ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि एक पब्लिक गुड है, ये सबके लिए अवेलेबल है और समान रूप से अवेलेबल है। कोई सरकार इससे मुकर नहीं सकती है और कोई किसी को इसका हासिल करने से रोक नहीं सकता है।
उसके रास्ते में उन अधिकारों को खत्म करने की साजिश हो रही है। और आप जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक, IMF और एशियन बैंक और ये सारे जो बड़े बड़े बैंक हैं जो दुनिया के बड़े मल्टीनेशनल्स और बड़े बड़े ऐसे सरमायादार देशों के जरिए संचालित होते हैं, वो लोगों के अधिकारों पर हमला करते हैं। तो इसके बारे में हमारी एंजेला तनेजा जी बताएंगी। लेकिन हमें चुप नहीं रहना है, हमें लड़ना है। ये कोरोना की क्राइसिस में हमें घरों में बंद कर दिया होगा, लेकिन हमारे अधिकार जो है उनको नहीं बंद किया जा सकता, उनको नहीं रोका जा सकता है। तो जो भी साधन हमको मिलेगा, जैसे भी मिलेगा, हम अपनी आवाज उठाएंगे, क्योंकि हम समर्पित हैं उन लोगों के लिए जिनके पास आवाज नहीं है और जिनके पास अधिकारों पर जिनके हमले हो रहे हैं, जिन्होंने लड़ के अपने अधिकार हासिल किए और उन पर खतरे मंडरा रहे हैं, उनके लिए हमको आगे बढ़ना होगा। और मुझे बहुत 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 खुशी है, एक बार फिर मैं हिमाचल के RTE फोरम को और आत्रेयी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस क्राइसिस में भी शिक्षा के अधिकार के मुद्दे को लेकर के उन्होंने ये बैठक आयोजित की है और हम इसमें अपनी बातें कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।